नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी यहाँ तक पाठकों के लिए संदेश। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, आई बटन में भी दे दूंगा मैं ऊपर। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जब मैंने अपनी सुध-बुध खो दी, लेकिन बात कर लेता हूँ। इनर इंजीनियरिंग पुस्तक कुल 10 भागों में बटी हुई है, तो एक भाग मैंने पहले अपलोड कर दी है और बाकी के 9 भाग में अलग अलग करके अपलोड करूंगा और इन सब का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो में। जैसे जैसे वो अपलोड होगी हर एक वीडियो में मैं अपडेट करता चला जाऊंगा और इसके बाद एक प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर भी देख पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आज का पाठ शुरू करते हैं। जब मैंने अपनी सुध-बुध खो दी, तब मैं एक इंसान था। मैं एक पहाड़ी पर चढ़ा क्योंकि मेरे पास गंवाने के लिए समय था, पर मैंने सब गंवा दिया। वो सब जो मैं और मेरा था। मैं और मेरा के जाने से मेरा सारा संकल्प और कौशल जाता रहा। अब मैं हूं एक खाली घड़े समान, अधीन हूं ईश्वरीय इच्छा और अनंत कौशल के। मैसूर शहर में एक चलन है, अगर आपके पास करने के लिए कुछ है तो चामुंडी पहाड़ी पर जाइए, और अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो भी चामुंडी पहाड़ी पर जाइए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो चामुंडी पहाड़ी पर जाइए, और अगर प्यार में आपका दिल टूट गया है फिर तो चामुंडी पहाड़ी पर जाना ही है। एक दोपहर मेरे पास करने को कुछ नहीं था और हाल ही में मेरा दिल भी टूटा था, इसलिए मैं चामुंडी पहाड़ी पर चला गया। एक स्थान पर मैंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और करीब 2/3 पहाड़ चढ़ने के बाद एक चट्टान पर बैठ गया। वह मेरी ध्यानशिला थी। वह काफी समय से थी। उस चट्टान पर बैगनी बेर व बरगद के नाटे पेड़ ने अपनी मजबूत जड़ें बनाई हुई थी। वहां से शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। उस क्षण तक मेरा जो अनुभव था उसके अनुसार मेरा शरीर और मन दोनों मैं थे, शेष विश्व बाहरी। लेकिन अचानक मुझे भान नहीं रहा था कि मैं क्या था और क्या नहीं। मेरी आंखें अभी भी खुली थी, लेकिन मैं जिस हवा में सांस ले रहा था, जिस पत्थर पर मैं बैठा था, सब मैं बन गया था। वहां जो कुछ था सब मैं था। मैं सचेत होते हुए भी चेतन नहीं था। चीजों में फर्क कर पाने की इंद्रियों की प्रकृति खो चुकी थी। इस बारे में जितना ज्यादा कहूंगा उतना ही ज्यादा पागलपन लगेगा, क्योंकि जो हो रहा था वह अवर्णनीय था। मेरा मैं हर जगह व्याप्त था। हर चीज अपनी तय सीमा के परे विस्तार कर रही थी। हर चीज विस्तृत होकर दूसरी हर चीज में समा रही थी। यह संपूर्णता की आयाम रहित एकता थी। बस वही पल अब मेरा जीवन है, जो बहुत सुंदरता से बरकरार है। जब मुझे होश आया तो ऐसा लगा कि महज 10 मिनट गुजरे हैं, लेकिन मेरी घड़ी की सुइयां बता रही थी कि शाम के 7:30 बज चुके थे, यानी 4.5 घंटे बीत चुके थे। मेरी आंखें खुली थी, सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो गया था। मैं पूरी तरह से सतर्क था, लेकिन उस पल तक जिसे मैं मानता था वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। मैं रोने धोने वालों में से नहीं हूं, मगर फिर भी चामुंडी पहाड़ी की उस चट्टान पर 25 साल की उम्र में मैं इतना उन्मुक्त था कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और कमीज गीली हो चुकी थी। शांत और खुश रहना मेरे लिए कोई मसला नहीं रहा है। जैसा चाहा वैसी जिंदगी बिताई। मैं 60 के दशक में बड़ा हुआ। वह बीटल्स और ब्लू जींस का दौर था। मैंने यूरोपीय दर्शन साहित्य में दोस्तोयेव्स्की, कामू, काफ्का और अन्य उन जैसे लेखकों को पढ़ रखा था, लेकिन यहां अपने अस्तित्व के एक बिल्कुल अलग आयाम में मेरा विस्फोटक ढंग से सामना हुआ, जिसकी मुझे तनिक भी जानकारी नहीं थी। मैं उल्लास और आनंद की एक बिल्कुल नई अनुभूति से भीग चुका था, जिसका न तो मैंने कभी अनुभव किया था, न ही उसकी संभावना की कल्पना ही की थी।
इस बारे में जब मैंने अपनी संशयी दिमाग पर जोर डाला तो मुझे इतना ही समझ आया कि शायद मैं अपनी मानसिक संतुलन खो बैठा हूं। फिर भी यह सब इतना खूबसूरत था कि मैं इसे गंवाना नहीं चाहता था। अलबत्ता उस दोपहर को क्या हुआ था उसे बताने में मैं कभी पूरी तरह समर्थ नहीं हो पाया। शायद उसे बयान करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं ऊपर गया और फिर नीचे नहीं आया। मैं फिर कभी नीचे आया ही नहीं। मेरा जन्म मैसूर में हुआ, अपने महलों और बाग बगीचों के लिए मशहूर दक्षिण भारत की सुंदर और शाही नगरी मैसूर एक दौर में राजधानी हुआ करती थी। मेरे पिताजी डॉक्टर और मां घरेलू महिला थी। मैं 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था। स्कूल में मैं उब जाता था और तो और मेरे लिए कक्षा में बैठना भी असंभव था, क्योंकि मैं देख सकता था कि अध्यापक जो सिखाते थे उनकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। जब मैं 4 साल का था तब घर की आया मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी। मैंने उसे कह रखा था कि वह मुझे स्कूल के गेट पर ही छोड़ दे, अंदर नहीं आए। ज्यों ही वह मुझे छोड़कर जाती मैं पास की घाटी की तरफ भाग निकलता, जहां जीवन अनगणित अनूठे रूपों में फल फूल रहा था। मैं पिताजी की दवाइयों की अलमारी से मिली खाली बोतलों में तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मेढक और सांप इकट्ठे करने लगा। कुछ महीने बाद जब माता पिता को पता चला कि मैं स्कूल से गायब रहता हूं तो इस बारे में जानकर वे बहुत नाराज हुए। घाटी के मेरे इस जीवन शास्त्र के अभियान को बरसाती नाली में वक्त बर्बाद करना कहकर खारिज कर दिया गया। बरों की सुस्त व नीरस दुनिया ने मुझे इस अभियान को नाकाम कर दिया, जैसा कि मेरे साथ अक्सर होता था। तब मैंने अपना ध्यान कहीं और लगा दिया और करने के लिए कुछ और ढूंढ लिया। बाद के बरसों में मैं जंगल में इधर उधर घूमने, सांप व मछलियां पकड़ने और पहाड़ों और पेड़ों पर चढ़ने में अपना वक्त बिताना ज्यादा पसंद करने लगा। लंच बॉक्स वो पानी की बोतल के साथ अक्सर मैं पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ जाता था। शिखाओं का हिलाना डुलाना मुझे समाधि जैसी अवस्था की ओर ले जाता था, जहां मैं नींद में भी होता था और पूरी तरह सतर्क भी। पेड़ पर समय का बिल्कुल बोध नहीं रहता था। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे स्कूल की छुट्टी की घंटी बजने तक वहीं बैठा रहता। बहुत बाद में चलकर मुझे एहसास हुआ कि जीवन के उस दौर में ही अनजाने में मैं ध्यान करने लगा था। बाद में जब मैंने पहली बार लोगों को ध्यान सिखाना शुरू किया तो वह हमेशा झूम कर किया जाने वाला ध्यान होता था। यकीनन तब ध्यान शब्द से मेरा पाला भी नहीं पड़ा था। मुझे तो बस पेड़ का उस तरह हिलना पसंद था जो मुझे नींद और जागरण से परे की अवस्था में ले जाता था। कक्षा में बैठने के अलावा हर चीज में मेरा मन लगता था। यह दुनिया जिस तरह से बनी है, धरती के अलग अलग इलाकों के भूगोल और लोगों के रहन सहन के बारे में जानना, तो मैं दूर देहात की धूल भरी सड़कों, पगडंडियों पर अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ता और हर दिन कम से कम 35 किलोमीटर का सफर तय करता था। घर पहुंचते पहुंचते मैं धूल और कीचड़ से बुरी तरह सन जाता था। मैं जहां जहां से गुजरता उस इलाके का नक्शा अपने दिमाग में खींचना मुझे अच्छा लगता था। मैं जब भी अकेला होता अपनी आंख बंद करके मैं मन में उन सभी स्थानों का नक्शा खींचता, हर एक चट्टान का, सभी टीलों का, एक एक पेड़ का। जुताई के बाद अलग अलग दिखती जमीन, खेतों में उगती फसलें और अलग अलग मौसम, ये सब मुझे लुभाते थे। इसी वजह से मैं थॉमस हार्डी के लेखन की तरफ आकर्षित हुआ। इंग्लैंड के भूभाग के उसके वर्णन कई पन्ने में फैले रहते हैं। आसपास की दुनिया को मैं उसी तरह अपने जहन में सहेज रहा था। आज भी वहां सब मेरे दिमाग में एक चलचित्र की तरह कैद है। अगर मैं चाहूं तो बेहद स्पष्टता और बारीक से वह सब दोहरा सकता हूं।
जो मैंने उन सालों में देखा था। मैं घोर शंकाशील था। अगर मेरे परिवार वाले मंदिर जाते तो 5 साल की उम्र में भी मेरे पास उनके लिए ढेर सारे सवाल होते थे। ईश्वर कौन है? वह कहाँ रहता है? वहां ऊपर? ऊपर कहाँ होता है? कुछ साल बाद कई और सवाल मुझे मथने लगे। स्कूल में बताया गया कि धरती गोल है, लेकिन अगर हमारी धरती गोल है तो किसी को कैसे मालूम कि ऊपर किस तरफ है? इन सवाल के जवाब कभी कोई नहीं दे पाया, इसलिए मैं मंदिर के अंदर कभी नहीं गया। ऐसे में वो मजबूर होकर मुझे जूते चप्पलों की रखवाली करने वालों के पास छोड़ देते थे। वह मुझे बहुत जोर से बार बार अपनी तरफ खींचते हुए पकड़े रहता था। वह जानता था कि अगर उसने मुझे छोड़ा तो मैं उसकी नजर हटते ही भाग जाऊंगा। बाद के सालों में मुझे यह साफ दिखता था कि रेस्तरां से निकलते हुए लोगों के चेहरे मंदिर से बाहर आने वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा प्रसन्न रहते थे। यह बात मुझे हैरान कर देती थी। हालांकि मैं शंकाशील था, लेकिन इसको मैंने अपनी पहचान नहीं बनाया। हर चीज को लेकर मेरे पास ढेरों सवाल होते थे, लेकिन कभी किसी निर्णय पर पहुंचने की जरूरत महसूस नहीं हुई। दरअसल मुझे काफी जल्दी यह एहसास हो गया था कि मैं किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं जानता। इसका नतीजा यह हुआ कि मैं अपने आसपास की हर चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगा। अगर कोई मुझे एक गिलास पानी देता तो मैं गिलास को लगातार घूरता रहता। अगर मैं एक पत्ती उठाता तो उसको भी लगातार देखता। पूरी रात मैं अंधेरों को घूरता रहता था। अगर मैं किसी कंकर को देखता तो उसकी छवि मेरे दिमाग में निरंतर घूमती रहती, जिससे मैं उसके हर कण, उसके हर कोण को जान जाता था। मैंने यह भी देखा है कि भाषा इंसान की रची एक साजिश से अधिक कुछ नहीं है। अगर कोई बोलता तो मुझे लगता वह सिर्फ आवाजें निकाल रहा है और मैं उसके अर्थ निकाल रहा हूं। तो मैंने अर्थ निकालना बंद कर दिया और फिर आवाजों मेरे लिए बड़ी हास्यास्पद बन गई। मैं देख सकता था कि उनके मुंह बनी बनाई ध्वनियां उगल रहे हैं। अगर मैं एकटक देखता रहता तो इंसान भी विकटित होकर ऊर्जा के एक धुंधले गोले में तब्दील हो जाता। सब सिर्फ आकृतियां ही बच जाती, तब सिर्फ आकृतियां ही बच जाती। असीम अज्ञानता की इस स्थिति में किसी भी चीज के ऊपर मेरा ध्यान चला जाता। डॉक्टर होने के नाते पिताजी सोचते कि मेरे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की जरूरत है। वो कहते हैं यह लड़का बहुत वक्त किसी न किसी चीज को बिना पलक झपकाए घूरता रहता है, लगता है पागल हो गया है। मुझे यह हमेशा से अजीब लगता है कि दुनिया इस बात को नहीं समझती कि मैं कुछ नहीं जानता कि अवस्था कितनी गहन है। जो लोग विश्वासों और मान्यताओं से इस तरह की अवस्था को नष्ट कर देते हैं, वे एक बड़ी संभावना, जानने की संभावना से पूरी तरह से चूक जाते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता एक द्वार है, जानने और ढूंढने का एकमात्र द्वार। मां मुझसे कहती थी कि अपने अध्यापकों पर ध्यान दिया करो। मैंने वही किया। जिस तरह का ध्यान मैंने उनकी बातों पर दिया, वैसा कभी भी कहीं और किसी ने नहीं दिया होगा। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कह रहे होते थे, पर जब मैं कक्षा में होता था तो बगैर पलक झपकाए उन्हें एकटक घूरता रहता था। किसी कारण से उन्हें यह हरकत कुछ खास पसंद नहीं आई। एक शिक्षक ने मुझसे जवाब सुनने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जब मैं चुप रहा तो उन्होंने मुझे कंधे से पकड़ा और बुरी तरह से झकझोर दिया। उन्होंने कहा, तुम या तो देवता हो या शैतान। फिर उन्होंने आगे कहा, और मुझे लगता है कि तुम शैतान हो। मैंने खास अपमानित महसूस नहीं किया। इससे पहले तक मैं अपने आप की हर चीज को अचरज की दृष्टि से देखता था, रेत के एक कण से लेकर ब्रह्मांड तक को। लेकिन सवालों के जटिल जंजाल में हमेशा एक निश्चितता थी, और वह थी मैं को लेकर।
लेकिन मेरे शिक्षक के क्रोधपूर्ण कथन ने मेरे लिए कई और सवाल खड़े कर दिए। मैं कौन था? इंसान, देवता, शैतान, क्या था? जवाब के लिए मैंने खुद को घूरने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिला। तो मैं अपनी आंख बंद करके इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगा। मिनट से घंटों हो जाते और मैं अपनी आंखें बंद किए बैठा रहता। जब मेरी आंखें खुले होती तब हर चीज मुझे हैरान करती थी। चींटी, पत्ती, बादल, फूल, अंधकार, हर चीज। लेकिन मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि जब मैं अपनी आंखें बंद करता तब कुछ चीजें मेरा ध्यान पहले से ज्यादा खींचती थी। जैसे किस तरह शरीर धड़कता है, किस तरह अलग अलग अंग काम करते हैं, आंतरिक ऊर्जा किन रास्तों से गुजरती है, शारीरिक संरचना किस तरह लय में रहती है, और यह तथ्य कि हदें सिर्फ बाहरी दुनिया तक सीमित हैं। इस चिंतन ने मेरे सामने मानव तंत्र की पूरी प्रक्रिया खोलकर रख दी। मैं यह वह हूं जैसे सवाल तक पहुंचने के बजाय इस चिंतन ने यह एहसास कराया कि अगर मैं चाहूं तो मैं सब कुछ हो सकता हूं। हालांकि यह चीज किसी नतीजे पर पहुंचना भी नहीं था। मैं को लेकर मेरी निश्चितता थी तब जाकर खत्म हुई, जब इंसान होना क्या होता है कि गहन समझ पैदा हुई। स्वयं को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में जानने की मेरी समझ को इसने पिघला दिया। मैं एक अस्पष्ट प्राणी बन गया, अजीब तरह से अपने सभी तरीकों के बावजूद। एक चीज जो मैं अनुशासित ढंग से करता रहा था वह था मेरा योगाभ्यास। 12 साल की उम्र में गर्मी की छुट्टी में मेरा योगाभ्यास की शुरुआत हुई। हर साल दादाजी के पुश्तैनी घर पर हम सभी चचेरे भाई बहन इकट्ठा होते थे। मकान के पीछे के हिस्से में 150 फुट गहरा एक पुराना कुआं था। जब बहनें लुका छिपी खेलती थी तब लड़के आमतौर पर कुएं में कूदने और उससे बाहर आने का खेल खेलते थे। कुएं में कूदना और ऊपर चढ़कर बाहर निकलना दोनों ही चुनौती भरे होते थे। अगर इसे सही तरीके से नहीं किया जाए तो सिर दीवार से टकराकर चकनाचूर हो सकता था। यही नहीं, चढ़ते समय सीढ़ियां नहीं होती थी। चट्टान की खुरदरी सतह पर हाथ और पांव जमा जमा कर चढ़ना पड़ता था। कई बार तो अधिक दबाव के चलते नाखून लहूलुहान हो जाते थे। बस कुछ ही लड़के यह करतब दिखा पाते थे और मैं उनमें से एक था, और मैं इसमें माहिर था। एक दिन 70 साल के एक बुजुर्ग वहां पर आए। उन्होंने कुछ देर तक हमें यह करतब करते हुए देखा, फिर बगैर कुछ कहे कुएं में कूद पड़े। लेकिन हमें लगा कि वे डूब गए होंगे, लेकिन वे मेरे मुकाबले अधिक तेजी से चढ़कर बाहर आ गए। मैंने अपने अहंग को किनारे रखकर उन्हें सिर्फ एक सवाल पूछा, आपने यह कैसे किया? उन्होंने कहा, चलो योग सीखो। मैंने एक पिल्ले की तरह उनका अनुसरण किया और इस तरह मैं मल्लाडिहल्ली स्वामी, वे बुजुर्ग इसी नाम से जाने जाते थे, का शिष्य बना और योग सीखने लगा। पहले हर सुबह मुझे जगाना पूरे घर के लिए एक मुश्किल काम होता था। परिवार के लोग मुझे बिस्तर पर बैठाने की कोशिश करते और मैं फिर से लुढ़क कर सो जाता। मेरी माँ दांत साफ करने के लिए मेरे हाथ में ब्रश थमाती तो मैं उसे मुंह में रखकर सो जाता था। वे निराश होकर मुझे गुसल खाने में धकेलती और मैं वहां भी सो जाता। लेकिन योग शुरू करने के 3 महीने बाद से मेरा शरीर हर सुबह 3:30 बजे अपने आप जागने लगा, वो भी बिना किसी बाहरी कोशिश के। आज भी यही होता है। जागने के बाद मैं तुरंत योगाभ्यास में लग जाता। मैं किस जगह और किस हालात में हूं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसमें एक दिन भी नागा नहीं हुआ। यह आसान सा योग अंग मर्दन था। यह शारीरिक योग की एक प्रणाली है जो मांसपेशियां और हाथ पैर को मजबूत बनाती है।
यह शारीरिक और मानसिक तौर पर मुझे बाकी लोगों से अलग करता था, बस इतना ही, या मैं ऐसा मानता था। समय के साथ औपचारिक शिक्षा से मेरा भरोसा उठ गया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि मैं उसमें दोष ढूंढ रहा था। मुझमें इतना उत्साह और इतनी जीवंतता थी कि मैं हर चीज में खुद को शामिल रखना चाहता था। लेकिन अस्पष्टता उस उम्र में भी मेरी सबसे बड़ी विशेषता थी। जो मुझे पढ़ाया जा रहा था उसमें असंगतियां या खामियां मैं जानबूझकर नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि वे अपने आप दिख जाती थी। मैंने अपने जीवन में कभी कोई चीज खोजने या पाने की कोशिश नहीं की है, मैं बस देखता हूं। और यही चीज जब मैं लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप वाकई अध्यात्म को जानना चाहते हैं तो किसी चीज को पाने की कोशिश मत कीजिए। लोगों को लगता है कि अध्यात्म ईश्वर या सत्य या परम तत्व को खोजने या पाना है। समस्या यह है कि आपने खुद ही तय कर लिया है कि आप क्या खोजना चाहते हैं। आप जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देखने की क्षमता महत्वपूर्ण है। दुनिया में आज बगैर किसी उपदेश के देखने की क्षमता खो गई है। हर कोई मनोवैज्ञानिक प्राणी बन गया है। वह हर चीज का मतलब निकालना चाहता है। खोजना किसी चीज की तलाश नहीं है, यह आपके बोध, आपके देखने की क्षमता को बढ़ाना है। हाई स्कूल के बाद मैसूर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में मैंने अपनी पढ़ाई खुद करने का बीड़ा उठाया। मैं वहां सबसे पहले सुबह 9 बजे पहुंच जाता था और 7 साढ़े 8 बजे सबसे आखिरी में बाहर निकल जाता। सुबह के नाश्ते और रात के खाने के बीच किताबें ही मेरा सहारा होती थी। हालांकि मैं हमेशा से भूखा था, लेकिन पूरे 1 साल मैंने दिन का भोजन नहीं किया। मैंने सिर्फ किताबें पढ़ी। होमर से लेकर पॉपुलर मैकेनिक्स तक, काफका से लेकर कालिदास तक, दांते से लेकर डेनिस द मेनस तक सबको पढ़ा। उस 1 साल में मैंने काफी जानकारी हासिल की, लेकिन अब सवाल मुझसे और ज्यादा हो गए थे। मेरी मां के आंसुओं ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं मैसूर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य पढ़ूं, लेकिन मैंने अपने साथ हर वक्त अनंत सवाल ढूंढना जारी रखा। पुस्तकालय और मेरे अध्यापक दोनों के पास इनके जवाब नहीं थे। एक बार फिर मेरा ज्यादातर समय कक्षा से बाहर बीतने लगा। मैंने देखा कि कक्षा में सिर्फ नोट्स लिखवाने का काम होता था और स्टेनोग्राफर बनने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने एक बार अध्यापिका से कहा कि वो नोट्स दे दें ताकि मैं उनकी फोटोकॉपी करा सकूं। इससे उनकी लिखवाने की समस्या और कक्षा में हाजिर रहने की मेरी मजबूरी खत्म हो जाएगी। अंततः सभी शिक्षकों के साथ मैंने एक समझौता कर लिया। वे कक्षा में मेरी गैर हाजिरी से ज्यादा खुश थे। वे हर रोज मेरी हाजिरी लगाने लगे। महीने की आखिरी तारीख को हाजिरी गिनी जाती। उस दिन मैं कक्षा में यह सुनिश्चित करने के लिए आता था कि वो अपने वादे पर कायम है या नहीं। हम कुछ लोगों का यह समूह विश्वविद्यालय परिसर के मैदान में बरगद के विशाल पेड़ के नीचे जमा होने लगा। किसी ने इसका नाम वैनियन ट्री क्लब रखा और यह हमारी पहचान बन गया। क्लब का आदर्श वाक्य था, हम बस मजे के लिए यह करते हैं। हम सब पेड़ के नीचे अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पर इकट्ठे होते और कई मुद्दों पर घंटों बतियाते। जावा मोटरसाइकिल को पहले से अधिक तेज कैसे चलाएं से लेकर दुनिया को एक बेहतर जगह कैसे बनाएं तक। हाँ, अगर अपनी मोटरसाइकिल से कभी नहीं उतरते थे। हाँ, हम अपनी मोटरसाइकिल से कभी नहीं उतरते थे। ऐसा करना तो उनका अनादर था। विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी होने तक मैं सारा देश घूम चुका था। शुरू में मैंने अपनी मोटरसाइकिल से दक्षिण भारत की यात्रा की। बाद में मैं अपनी मोटरसाइकिल से पूरा देश घूमा। इसके बाद देश की सीमाओं से बाहर का रुख करना स्वाभाविक ही था। लेकिन जब मैं भारत नेपाल सीमा पर पहुंचा तो मुझे बताया गया कि मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस इसके लिए काफी नहीं है। मुझे और भी कागजात चाहिए थे। इसके बाद यह मेरा लक्ष्य बन गया कि मैं किसी तरह इतने पैसे इकट्ठा कर सकूं कि अपनी मोटरसाइकिल पर दुनिया की सैर कर पाऊं।
यह सिर्फ घूमने की लालसा नहीं थी। सच तो यह है कि मैं बेचैन था। मैं कुछ जानना चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या जानना है। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि इसके लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए। लेकिन मैं अपने अंतर मन में जानता था कि मुझे और ज्यादा चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि मैं आवेग में आकर कुछ करता था। बस मेरा झुकाव जीवन की ओर था। मैं अपने कामों के नतीजों को आंकता था। वे जितने खतरनाक होते मुझे उतना ही आकर्षित करते थे। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि तुम्हारी रक्षा करने वाले देवदूत जरूर बहुत कृपालु होंगे और उन्हें जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता होगा। अपनी हदों को आंकना, सीमाओं को पार करने की हसरत हमेशा से मेरे अंदर थी। क्या और क्यों मेरे लिए कभी सवाल नहीं रहे, सिर्फ कैसे ही एक सवाल होता था। अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो एहसास होता है कि जिंदगी में मैंने कभी कुछ बनने के बारे में नहीं सोचा। मैं सिर्फ यह सोचता था कि जीवन को कैसे जीना है, और मैं जानता था कि कैसे सिर्फ मैं ही तय कर सकता हूं और यह मेरे अंदर से होगा। उन दिनों मुर्गी पालन की जबरदस्त मांग थी। मैं कुछ कमाना चाहता था ताकि अपनी बेलगाम और निरुद्देश्य घूमने की इच्छा पूरी कर सकूं। तो मैं इस धंधे में घुसा। मेरे पिताजी ने कहा, मैं लोगों को क्या कहूंगा, यही कि मेरा बेटा मुर्गियां पालता है। लेकिन मैंने अकेले अपने दम पर अपना मुर्गी पालन फार्म शुरू किया। धंधा चल निकला, मुनाफा बढ़ने लगा। मैं हर सुबह इस काम को 4 घंटे देता था। बाकी समय पढ़ने, कविता लिखने, कुएं में तैरने, ध्यान लगाने और बरगद के विशाल पेड़ पर बैठकर दिवा स्वप्न देखने में गुजारता था। सफलता ने मुझे जोखिम लेने के लिए उकसाया। मेरे पिताजी हमेशा अफसोस करते थे कि उनके बेटे के अलावा हर कोई इंजीनियर या उद्योगपति बन गया है, प्रशासनिक सेवा में भर्ती हो गया है या फिर अमेरिका चला गया है। हर जगह जिस किसी से मैं मिलता, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, मेरे स्कूल और कॉलेज के पुराने शिक्षक, वो कहते, ओह, मुझे लगता था कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बनोगे, पर तुम तो इसे बर्बाद कर रहे हो। मैंने इन चुनौतियों को स्वीकार कर लिया। एक सिविल इंजीनियर दोस्त के साथ साझेदारी में मैंने भवन निर्माण का व्यवसाय शुरू किया। 5 साल में हम एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गए और हमारी गिनती मैसूर के अग्रणी ठेकेदारों में होने लगी। मेरे पिताजी को यकीन नहीं होता था, लेकिन वे खुश थे। मैं जोश से भरपूर और अपने इरादों का पक्का था। मुझ में उत्साह था और मैं नई चुनौतियों के लिए तैयार रहता था। जब आपको हर काम में सफलता मिलने लगती है तो लगता है सभी ग्रह आपके चक्कर काट रहे हैं, ना कि सूरज के। जब सितंबर 1982 की उस दोपहर को मैंने अपनी चेक मोटरसाइकिल से चामुंडी पहाड़ी पर जाने का फैसला किया, तब मैं इसी तरह नौजवान था। तब मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी पहले की तरह नहीं रह जाएगी। बाद में जब मैं अपने दोस्तों से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की कि उन दिनों पहाड़ी पर मुझे क्या हुआ था, तो वो मुझसे बस इतना ही कह सके, क्या तुमने पी रखी थी? क्या तुमने कोई नशा किया था? वे इस नए आयाम के बारे में मुझसे ज्यादा बेखबर थे। वे अचानक मेरी जिंदगी में विस्फोट की तरह आया था। इससे पहले कि मैं इसका मतलब निकालना शुरू करता, मुझे फिर वही अनुभव हुआ। 1 हफ्ते बाद की घटना है। परिवार वालों के साथ मैं खाने की मेज पर बैठा था। मुझे लगा कि वह बस 2 मिनट तक चला, लेकिन 7 घंटे बीत चुके थे। मैं पूरे होशो हवास में वहीं बैठा हुआ था, लेकिन जिस मैं को मैं जानता था, अब वह वहां नहीं बचा था। बाकी सब कुछ वहां मौजूद था और वक्त गुजर गया। मुझे याद है कि परिवार के कई लोगों ने मेरे कंधे पर थपकी दी थी, मुझसे पूछा था कि क्या हुआ, मुझसे खाना खाने को कहा। मैंने बस अपना हाथ उठाकर उन्हें जाने के लिए कहा। जब तक वो मेरी अजीबो गरीब हरकत के आदी हो चुके थे।
तब तक वो मेरी अजीबोगरीब हरकतों के आदी हो चुके थे, इसलिए उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। जब मैं सामान्य स्थिति में लौटा तो वह सुबह के 4:15 बज रहे थे। मुझे अनुभव बार बार होने लगे। जब भी ऐसा होता तो लगातार कई घंटों तक मैं तो न कुछ खाता और न सोता, बस एक जगह बैठा रहता। एक बार तो यह अनुभव 13 दिनों तक चला। जब यह शुरू हुआ तब मैं एक गांव में था। यह अवस्था अभिभूत करने वाली और अकथनीय शांति तथा परमानंद की अवस्था थी। गांव वाले मेरे इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, ओह, ये जरूर समाधि में होंगे। समाधि शरीर के परे अनंत की एक अवस्था है जिसके बारे में भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में काफी कुछ लिखा गया है। भारत उस तरह का देश है जिसमें लोगों को आध्यात्मिकता की पारंपरिक समझ है, पर मुझे उसका जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं तो ब्लू डेनिम जींस पहनने वाला इंसान था। जब मैं उस अवस्था से बाहर आया तो मुझे लोग फूलों की माला पहनाना चाहते थे, तो कोई मेरे पैर छूना चाहता था। यह सब मुझे पागलपन लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई मेरे साथ ऐसा करना चाहेगा। एक और दिन मैं दोपहर का खाना खा रहा था। मैंने मुंह में पहला निवाला रखा ही था कि अचानक वही अनुभव हुआ। उस पल मैं इंसानी पाचन की चमत्कारी प्रक्रिया को अनुभव कर पा रहा था। एक ऐसी प्रक्रिया जिससे एक बाहरी चीज, धरती का एक टुकड़ा, मेरा हिस्सा बन रहा था। बौद्धिक स्तर पर हम सब जानते हैं कि धरती का एक हिस्सा, भोजन, हमारा पोषण करता है, पर फिर एक दिन हमारा शरीर उसी धरती का पोषण करने के लिए उसी मिट्टी में मिल जाता है जिसने कभी हमें जीवन दिया था। लेकिन जब यह बोध अनुभव के स्तर पर प्रकट हुआ तो इससे मैं कौन हूं कि मेरे मूलभूत दृष्टिकोण को ही बदल दिया। धरती समेत अपने आसपास की हर चीज के साथ मेरे संबंधों में जबरदस्त बदलाव आ गया। इसमें से हर एक में मौजूद उस असाधारण बुद्धिमत्ता के प्रति मैं जागरूक होता चला गया जो रोटी के एक टुकड़े या एक सेब को एक ही दोपहर में इंसानी शरीर में रूपांतरित कर सकता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। जब मैंने अपनी पूरी चेतना में उस बुद्धिमत्ता को, जो सृष्टि का स्रोत है, स्पर्श करना शुरू किया तो मेरे आसपास अकथनीय लगने वाली चीजें होने लगी। मैंने जिन चीजों को स्पर्श किया वो किसी न किसी तरीके से रूपांतरित हो गई। लोग मेरी तरफ देखते थे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। कई लोगों ने दावा किया कि बस मुझे देखने भर से उन्हें शारीरिक और मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिल गई। मैंने खुद को भी कुछ ही घंटों में ऐसी बीमारियों से स्वस्थ होता पाया है जिनसे ठीक होने में मुझे सामान्य चिकित्सीय देखभाल के माध्यम से महीनों लग गए होते। हालांकि इन सब बातों को मैंने महत्व नहीं दिया। बहरहाल बाहरी और अंदरूनी हकीकत को रूपांतरित करने की मेरी यह क्षमता मेरे शरीर और मेरे आसपास आज भी काफी नाटकीय ढंग से जारी है। ऐसा नहीं था कि मैंने इसे हासिल करने के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश की थी। बात बस इतनी है कि एक बार जब कोई बुद्धिमत्ता के इस गहन आयाम के संपर्क में आ जाता है तो यहाँ पर हमारे अस्तित्व का आधार है, तो जीवन स्वाभाविक रूप से चमत्कारी बन जाता है। लगभग 6 से 8 हफ्तों में यह अविश्वसनीय अनुभव एक जीती जागती हकीकत बन गया। इस दौरान मेरे बारे में हर चीज नाटकीय ढंग से बदल गई। मेरी शारीरिक बनावट, मेरी आंखों का आकार, मेरी चाल ढाल, मेरी आवाज और कदकाठी सब इतनी तेजी से बदलने लगी कि मेरे आसपास के लोगों ने भी इस पर गौर किया। मेरे अंदर जो कुछ भी हो रहा था वह और भी अद्भुत था। 6 हफ्तों के अंदर पुरानी यादें की सचमुच बाढ़ सी आ गई। कई जन्मों की याददाश्त लौट आई। अब मैं अपने अंदर एक ही पल में घटित हो रही लाखों अलग अलग चीजों के बारे में जागरूक हो गया था। यह एक कैलाइडोस्कोप की तरह था। मेरा तार्किक दिमाग कह रहा था कि इसमें से कुछ भी सही नहीं हो सकता।
लेकिन जो मैं अपने अंदर देख रहा था वह दिन की रोशनी से अधिक साफ था। लेकिन मैं मन ही मन यह उम्मीद कर रहा था कि यह गलत हो। मैंने खुद को हमेशा एक चतुर युवक की तरह जाना था। अचानक मैं स्वयं को एक नासमझ और बेवकूफ नौजवान जैसा महसूस करने लगा था, और इस हैरानी से मैं समझौता नहीं कर पा रहा था। लेकिन यह जानकर मुझे और खींच हुई कि मेरी याददाश्त जो बता रही है वह सच था। उस समय तक कोई भी चीज जो बुद्धि और तर्क के ढांचे में फिट नहीं होती थी, उसे स्वीकार करने से मैं पूरी तरह से इनकार कर देता था। धीरे धीरे मुझे यह एहसास होने लगा कि यह जीवन ही है जो चरम बुद्धिमत्ता है। इंसानी बुद्धि तो सिर्फ चतुराई है जो जिंदगी चलाने के लिए उपयोगी है, लेकिन असली बुद्धिमत्ता जीवन और सिर्फ जीवन और जीवन का स्रोत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दुनिया को बताया गया है कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर करुणा है, लेकिन अगर आप सृष्टि पर गौर करते हैं तो आपको एहसास होता है कि ईश्वर या जो भी सृष्टि का स्रोत है वह सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। उसमें से हर चीज में मौजूद वह सर्वशक्तिमान बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने की कोशिश करने के बजाय हम अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तार्किक बुद्धि कुछ खास परिस्थितियों में उपयोग होती है, लेकिन यह काफी सीमित है। दूसरों की भावनाओं के प्रति मैं खुद को अत्यधिक संवेदनशील भी महसूस करने लगा। सड़क पर किसी अनजान व्यक्ति को तकलीफ में देखकर मैं रोने लगता था। मैं यकीन नहीं कर पाता था कि लोग इतना अधिक क्लेश सहते हैं, जबकि यहाँ एक मैं हूं जो अपने भीतर बेवजह परमानंद फूट रहा है। मुझे यह एहसास होने में थोड़ा समय लगा कि मेरे साथ जो हो रहा है वह आध्यात्मिक है। मैं यह समझने लगा कि पवित्र परंपराओं और धर्म ग्रंथों में जिसे चरम अनुभूति कहा गया है वह मेरे अंदर घटित हो रही है। जो मुझे अनुभव कर रहा था वह दरअसल सबसे सुंदर चीज है जो किसी इंसान के साथ हो सकती है। पल पल मेरे शरीर की हर कोशिका परमानंद से विभोर हो रही थी। लोग बचपन की बड़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि एक बच्चा बेवजह हंस सकता है और खुश रह सकता है, लेकिन मैंने देखा है कि वयस्क जीवन में भी किसी के लिए परमानंद में रहना संभव है। यह हर इंसान के लिए है, क्योंकि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारे अंदर से ही घटित होता है। मुझे एहसास होने लगा था कि मेरे शरीर में बदलाव असल में मेरी पूरी आंतरिक संरचना का पुनर्गठन था। मैं 12 साल की उम्र से हठ योग का अभ्यास करता आ रहा था। 13 साल तक सिर्फ किया गया यह योग इस समय फलीभूत हुआ। योग दरअसल शरीर के पुनर्निर्माण का तरीका है ताकि वह ज्यादा बड़े मकसद की पूर्ति कर सके। मानव शरीर हाड़ मांस के एक टुकड़े की तरह भी काम कर सकता है और सृष्टि के स्रोत के रूप में भी। इंसान को ईश्वरीय हस्ती में बदलने की एक पूरी तकनीक है। मनुष्य की रीढ़ हड्डियों की एक बेकार व्यवस्था भर नहीं है, हालांकि असल में यह ब्रह्मांड की धूरी है। यह बस इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी शारीरिक संरचना को कैसे पुनर्गठित करते हैं, और अपने मामले में मैंने शारीरिक तीव्रता की स्थिति से आगे बढ़कर अपने शरीर को इस तरह से रखना सीख लिया जैसे कि वह हो ही नहीं। इससे मेरा शारीरिक पहलू बहुत सहज हो गया। पहले वह सारी तीव्रता मेरे शरीर में थी, लेकिन यह महसूस कर सकते थे कि मैं किसी कमरे में घुसता तो इसका मतलब होता था कि कुछ करना है। लेकिन अब मैंने अपने शरीर को अलग अलग तरीकों में रखना सीख लिया था, और अब मुझे एहसास हुआ कि यह अनुभव जो मुझे हुआ है यही असल में योग है। अस्तित्व और संपूर्ण जीवन के साथ ऐक्य और असीमता का अनुभव ही योग था। मैं हर रोज जो सरल योगासन किया करता था वो शारीरिक चुस्ती के लिए थे, या मैं ऐसा सोचता था। लेकिन चामुंडी पहाड़ी के उस अनुभव के बाद मुझे एहसास हुआ
कि जो मैं कर रहा था वह वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया थी जो मुझे एक ऐसे आयाम में पहुंचा सकती थी जो भौतिक आयाम के बहुत परे था। लेकिन मैं लोगों से कहता हूं, चाहे आप गलत कारणों से भी योग करें, यह तब भी असर करता है। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसा है जो सीमाओं को नापसंद करता है, असीमित हो जाने की लालसा रखता है। इंसान की प्रकृति ऐसी है कि हम जो अभी हैं हमेशा उससे कुछ ज्यादा होने की इच्छा रखते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितना हासिल किया है, हम थोड़ा और ज्यादा होना चाहते हैं। अगर हम इसे बारीकी से देखें तो हमें एहसास होगा कि यह लालसा और ज्यादा पाने की नहीं बल्कि सब कुछ पा लेने की है। हम सब असीम हो जाने की चाहत रखते हैं। समस्या सिर्फ यह है कि हम इसे किस्तों में पाने की कोशिश कर रहे हैं। कल्पना कीजिए आप 5 फुट गुना 5 फुट के किसी कमरे में बंद हैं। यह चाहे कितना भी आरामदेह क्यों ना हो, आप इससे आजाद होने की इच्छा रखेंगे। अगले दिन अगर आप उससे बड़े 10 फुट गुना 10 फुट के कमरे में रख दिए जाएं, तो आप थोड़ी देर में काफी अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन इससे आजाद होने की इच्छा जल्द ही लौट आएगी। साफ है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी बड़ी सीमा तय करते हैं। जिस पल आपको सीमा का बोध होता है, उसे तोड़ने की इच्छा सहज ही उठ खड़ी होती है। पूर्व के देशों में इस लालसा को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इस इंसानी गतिविधियों और प्रयासों का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। आजादी या मुक्ति या मोक्ष को हर इंसान की एक स्वाभाविक लालसा और चरम लक्ष्य के तौर पर देखा जाता है, मगर इससे बेखबर होने के कारण हम इसे किस्तों में पाने की कोशिश करते हैं, भले ही वह सत्ता, धन, संपत्ति, प्रेम या ज्ञान का संचय करने के जरिए ही क्यों ना हो। यह आजकल वक्त काटने के सबसे पसंदीदा तरीके खरीदारी के जरिए। जिस पल मुझे यह एहसास हुआ कि इंसानी इच्छा किसी खास चीज के लिए नहीं बल्कि असीमित विस्तार के लिए होती है, मेरे अंदर एक तरह की अस्पष्टता आ गई। जब मैंने देखा कि हर कोई इसमें सक्षम है, तो मेरे भीतर इसे साझा करने की स्वाभाविक चाहत पैदा हुई। तब से मेरा लक्ष्य यही बन गया कि किसी भी तरह से इस अनुभव को दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, ताकि वे यह समझ सकें कि आनंद, आजादी या असीमितता की अवस्था उन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता, जब तक कि वे स्वयं जीवन के सहज उल्लास में रुकावट न बने। चामुंडी पहाड़ी पर उस दोपहर के बाद से परमानंद की मेरी जो उस अवस्था है, यह न तो कोई दूर की संभावना है और न ही मेरी कोली कल्पना। यह उन लोगों के लिए भी एक जीता जागता सच है जो इच्छुक है। यह हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। यहीं पर जब मैंने अपनी सुध-बुध खो दी, यह समाप्त होता है और इसके बाद है हर मुश्किल का हल आपके अंदर है। ये अगले भाग में आएगा।